देखा? देखिए आज रात 9 बजे और 23 जून सुबह 9 बजे सिर्फ HNN 24x7 पर। आपका पसंदीदा चैनल HNN 24x7 बस एक क्लिक पर आपके सामने। लॉग इन कीजिए HNNlive.tv। देश प्रदेश की अहम खबरें, राजनीति से लेकर खेल तक, अपराध से लेकर मनोरंजन तक, हर खबर सबसे पहले आप तक। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी। देखिए HNN 24x7 लाइव आपके अपने मोबाइल फोन पर लाइव। HNNlive.tv, HNN 24x7, जुनून सच दिखाने की। नमस्कार, पॉइंट टू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राव शफात अली। पॉइंट टू पॉइंट में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी सादगी के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन अपनी साफ गोई के लिए भी बेहद मशहूर हैं। तो चलिए सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं स्वागत के साथ। सर, स्वागत है आपका HNN 24x7 में। और सर, बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने पत्रकारिता की पढ़ाई करी है। पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद आप राजनीति में आ गए, तो सर ये जानना चाहते हैं। पत्रकारिता मैंने 1983-84 का जो बैच था गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, और मैं जो कि सीधा संघ की वर्किंग में था, संघ के प्रचारक के नाते मैंने अपना जीवन का शुभारंभ किया था, एक तरह से कहना चाहिए, जो सामाजिक जीवन है। और इसलिए मुझे ये लगा कि सीधा जो सामाजिक सरोकार हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का या प्रखर राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाला संगठन है, इसलिए मैंने संगठन के काम को प्राथमिकता दी। और पत्रकारिता भी अगर मैंने की है तो सामाजिक विषयों पर की है। अब जैसे उत्तरकाशी का भूकंप आया, उसमें मैंने काफ़ी कुछ लिखा है और तमाम भाषाओं में मेरे जो लेख होते थे वो ट्रांसलेट भी हुए हैं। तो मैंने जो पत्रकारिता की कुछ मिशन के लिए की, बाकी मेरा जो जीवन है वो एक सामाजिक जीवन, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से मैंने प्रारंभ किया। सर, आप राजनीति का एक बड़ा नाम है सर, क्या कभी ऐसा आपने पहले सोचा कि आप CM बनकर उत्तराखंड की जनता की सेवा करेंगे? देखिए, सच्चाई तो यह है कि मेरा राजनीतिक रास्ता ही नहीं था। शायद कुछ प्रारब्ध में ऐसा कुछ लिखा होगा, कुछ ऐसा संयोग बना होगा कि मुझे राजनीति की ओर मुझे आना हुआ। और सबसे पहले जब मेरे पास राजनीति में आने का प्रस्ताव हुआ था, ये 1992 में, जब अयोध्या का बाबरी ढांचा ढाया गया था। उसके बाद 1993 में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और उस समय मेरे सामने प्रस्ताव आया था कि आप चाहे तो चुनाव लड़ लीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, चुनाव नहीं, चुनाव में मेरी रुचि नहीं है। लेकिन एक विचारधारा से जुड़ा होने के नाते और वैचारिक संगठन होने के नाते फिर प्रस्ताव आया कि आप संगठन का काम संभालिए। तो मैंने संगठन के काम को स्वीकार किया। और 2002 में भी जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा, तो चुनाव डिक्लेयर होने से पहले, प्रत्याशी डिक्लेयर होने से पहले भी मैंने एक बार फिर अपनी जो शीर्ष नेतृत्व था, उसमें स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे थे, भगत सिंह कोश्यारी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनसे भी मैंने जाकर कहा कि मुझे संगठन का काम में ज़्यादा रुचि है, मैं संगठन के काम कर सकता हूँ। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरे को कहा गया कि भाई आप चुनाव लड़िए। और इसलिए मैंने कहा कि शायद प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ कुछ कि सीधा चुनाव, मतलब एक इत्तेफाक था कि चुनाव की राजनीति में हम आए, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा कि हम आगे बढ़ते चले। सर, आपने शपथ ली, आपने जीरो टॉलरेंस की बात कही, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर चलना तेज धार तलवार पर चलने जैसा होता है सर। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, और उससे पहले भी अगर उनका जो
चिंतन रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, जिस पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। तो उन्होंने एक बात कहते थे कि जो भ्रष्टाचार को अगर हमने दूर करना है तो हमको गंगोत्री को साफ करना पड़ेगा, गौमुख से हमको सफाई करनी पड़ेगी। अगर गौमुख से सफाई होगी तो गंगा अपने आप पवित्र हो जाएगी। उनका सीधा सीधा मतलब था कि अगर हम भ्रष्टाचार से समाज को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, तो शीर्षस्थ स्तर पर जो लोग बैठे हुए हैं, यानी देश का प्रधानमंत्री है, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो देश को चलाते हैं, तो वहाँ पर हमको सफाई करनी पड़ेगी। और इसलिए सफाई जो ऊपर से होगी तो धीरे 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 आने वाले कुछ सालों में वो पर्कुलेट होकर नीचे तक पहुँचेगी। और उसकी बात मैंने कही है और हम उस बात पर अटल हैं। हमको ऐसा कहीं भी ऐसा कुछ नज़र आया, हम किसी को झूठा आक्षेपित नहीं करना चाहते हैं, हम किसी पर झूठी जांचें नहीं बिठाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर हमको नज़र आया कि वास्तव में भ्रष्टाचार है, वहाँ पर हमने जांच बिठाई भी है और हम आगे भी इस पर जांच बिठाएंगे। सर, आपकी सादगी बहुत बड़ी पहचान है। आप आम जन के नेता माने जाते हैं, लेकिन सीएम बनने के बाद थोड़ी परिस्थिति अलग हो जाती है। क्या आप उस सादगी को कायम रख पाएंगे? जनता से जैसे पहले मिला करते थे, आप हर दिल अजीज नेता माने जाते थे, क्या अभी भी आप उसको कायम रख पाएंगे? क्योंकि जिम्मेदारी मैं शायद आज भी प्रतिदिन मैं 3-4 घंटे जनता से मिलता हूँ। महीने में 4 दिन मेरे फिक्स हैं, 4 सोमवार कि मैं जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से पब्लिक से मिलता हूँ। और उसमें कई बार 4-4 घंटे लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं, और 3 घंटे तो मिनिमम लग ही जाते हैं। तो ये मेरा रूटीन है कि मैं हर सोमवार को, इसके अलावा जब मैं जिलों में भ्रमण में जाता हूँ तो ज़िले में मेरा पहला काम जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है, स्वच्छता का कार्यक्रम होता है। तो मैं जनता से मिलता हूँ, जनता से फीडबैक लेता हूँ, और वो फीडबैक मेरे लिए एक संबल का काम करती है, मेरे पथ प्रदर्शन का काम करती है कि आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी की ज़रूरत क्या है। उन चीज़ों को मैं जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूँ। सुझाव पर सर काम होता है, जैसे जनता आपको सुझाव देती है? निश्चित रूप से। अब हमने किसानों को 2% पर ऋण देने की बात कही, सीमांत लोग किसानों को। ये जनता के बीच में से आए हुए सुझाव हैं, उनके ही सुझाव हैं। जो हम पलायन पर हम बात कर रहे हैं, लोग ही बोलते साहब गाँव खाली हो गए, यहाँ के लिए कुछ करिए। तो उन सब ये जनता के ही सुझाव हैं। पानी की प्रॉब्लम हो रही साहब, जनता ही तो बोलती कि साहब पहले इतना पानी था, आज पानी कहाँ चला गया। तो उन्हीं में से हम लोग इन राय को लेते हैं, चाहे बिजली से संबंधित हो, सड़कों से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो। ये जनता के द्वारा ही हमारे को, और फिर आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी में आती है, समाज की प्रतिक्रिया सामने आती है कि समाज हम कोई एक्ट कर रहे हैं, समाज उस पर क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, समाज उसके बारे में क्या सोचता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो जनता के बीच से आती हैं। सर, जो रावत सरकार थी या पूर्व की सरकार थी, विरासत में आपके लिए क्या छोड़ के गई? मुश्किलें छोड़ करके गई या फिर सरलता? अब देखिए, बहुत बड़ा कर्जे का बोझ है इसके ऊपर, लगभग 45,000 करोड़ का कर्जा है। और ये मानकर चलिए कि लगभग 45,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो आज जन्म ले रहा है उत्तराखंड में, उसके ऊपर कर्जा है। साथ ही कई लीकेज बहुत ज़्यादा थी, खनन में बहुत लीकेज थी, बिजली में बहुत लीकेज थी, शराब के कारोबार में बहुत लीकेज थी, टैक्सेज में बहुत लीकेज थी। जब सरकार का भ्रष्टाचार पर जो संकल्प होना चाहिए उसमें जब ढिलाई होती है तो उसका मल्टीपल इफेक्ट होता है, उसका आयाम बहुत बड़ा होता है। और वो जहाँ जहाँ फिर लोग बैठे हैं, आदमी बैठा हुआ है, वहाँ वहाँ उसका असर जाता है। और इसलिए हमारे लिए एक चुनौती ये बहुत बड़ी थी कि लीकेज को हम कैसे रोकें। और आज मैं कह सकता हूँ 3 महीने में हम काफ़ी हद तक हम लीकेज रोकने में सफल हैं। बिल्कुल सर, 100 दिन की बात चलती है, 100 दिन हो चुके हैं लगभग आपकी सरकार को। उपलब्धियां कौन कौन सी मानते हैं आप अपनी सरकार? देखो, उपलब्धियों के मामले में मैं सबसे बड़ी चीज़ आज भी हमारे लिए है कनेक्टिविटी। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, आज दिल्ली से अगर किसी को बद्रीनाथ जाना है तो आज उसके 6 घंटे शॉर्ट हो जाएंगे, 6 घंटे की बचत होगी। हमारा मुजफ्फरनगर, देवबंद, रुड़की जो रेल लाइन का हमने अभी भारत सरकार के साथ जो हमारा समझौता हुआ है, 6
6 घंटे का रास्ता हमारे बद्रीनाथ तक का कम हो जाएगा। और ये केवल आम जनता के लिए तो खैर ठीक है, लेकिन सामरिक दृष्टि से सीमाओं पर सेना को पहुंचना है जरूरत पड़ने पर 6 घंटे की जो दूरी कम हो जाएगी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानता हूँ। दूसरी तरफ जो हमारी एयर कनेक्टिविटी है, आज हमारा जो देहरादून का एयरपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो चुका है। इसी के साथ हम गौसर की जो हवाई पट्टी है उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। पिथौरागढ़ की जो हमारी हवाई पट्टी है हम उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। हमारा जो पंतनगर का हवाई अड्डा है उसको हम विस्तार करके बड़ा बना रहे हैं। और इसके साथ चिनाली सड़क की हमारी हवाई पट्टी है उसको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हमारी तमाम जो हवाई पट्टियाँ हैं उनको हम उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं ताकि समय आने पर हर तरह की ज़रूरतों को और आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसी के साथ एक नया हवाई अड्डा जो पर्यटन की दृष्टि से, हमारी सामरिक दृष्टि से, क्योंकि सीमांत क्षेत्र है तो हर चीज़ हमारी सामरिक दृष्टि से भी अपना एक अलग से महत्व रखती है। तो एक प्रस्तावित एयरपोर्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में चौखुटिया नाम की जगह है, वहाँ पर उसके लिए एक लोकेशन सही पाई गई है। इसी तरह से हमारा 4 धाम यात्रा मार्ग हमको प्रधानमंत्री जी ने दिया, रेल मार्ग हमको प्रधानमंत्री जी ने दिया। उससे हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और जितना आज हवाई जहाज़ से दिल्ली में आने जाने में, वेटिंग रूम में वेट करने में, यहाँ से जौलीग्रांट तक पहुँचने में जो टाइम लगता है, कुल मिलाकर आप देखें तो हम अब 3.5 घंटे में दिल्ली मध्य में हम लोग पहुँच जाएंगे। दूसरी बात जो हमारी जो आवश्यकता है वो है पानी की। अभी हम लोग इस वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपया जलाशय के निर्माण में लगा रहे हैं, वर्षा जल के संचय में लगा रहे हैं। बड़े बड़े जलाशय, ये छोटे छोटे जो बना रहे हैं वो तो अलग चल रहा है हमारा पूरे राज्य। हाँ, ये बिल्कुल भिन्न है। हम 250 करोड़ रुपया लगभग नए जल के सोर्सेज को विकसित करने में लगा रहे हैं। उससे हमारी आने वाले 25-50 साल की जो पानी की किल्लत है वो दूर हो, एक हमको संभावना दिखती है। हम देखते हैं आज से 10 साल पहले पानी की स्थिति क्या थी, आज क्या स्थिति है। हमारा डिस्चार्ज आज से 15 साल पहले क्या था, आज 15 साल बाद क्या, कहाँ हमारा डिस्चार्ज है, कितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, कहाँ जनसंख्या का घनत्व और दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है। उन सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद हमने कुछ स्थानों पर नए जलाशय बनाने का हमने निर्णय लिया है। और ये जलाशय बहुउद्देश्य होंगे, वहाँ पर पर्यटन भी विकसित होगा, वहाँ पर बोटिंग भी होगी, वहाँ पर फिशरीज भी होगी, वो सिंचाई के काम भी आएंगे, पीने के पानी के काम भी आएंगे। इस तरह से उनका बहुउद्देशीय और पर्यावरण के संतुलन को बनाने में भी उनका योगदान होगा। इस तरह से सड़क है। और तीसरा हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र। स्वास्थ्य का क्षेत्र पहली बार हम लोगों ने 93 डॉक्टर इस बार हमने पर्वतीय क्षेत्रों में भेजे। ये शायद 17 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने उन जगह की चिंता की कि जहाँ पर वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। मैं तो अपने आपके माध्यम से अपने जो चिकित्सा कार्य में लगे हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि आप जाके तो देखिए, आपको सेवा का आनंद मिलेगा। बागेश्वर में सरकारी अस्पताल के अलावा कौन सा विकल्प है, पौड़ी में कौन सा विकल्प है, पिथौरागढ़ में कौन सा विकल्प है, कोपेश्वर चमोली में कौन सा विकल्प है। आज वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है उसको देहरादून भागना होता है। और इसलिए हमने सब डॉक्टर्स से हमने कहा कि भाई आप कुछ दिन वहाँ पर अपनी सेवा दीजिए। हम कुछ धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बना देंगे कि वहाँ पर डॉक्टर साल भर रहे, फिर वो नीचे उतर आए। इस ढंग से हम एक रोटेशन ऐसा बनाना चाहते हैं कि ताकि वहाँ पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक हम स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पहुँचा सकें। इसके अलावा हम बाहर से भी डॉक्टर्स की बात हमारी हो रही है। तमिलनाडु सरप्लस स्टेट है, गेस्ट डॉक्टर्स, महाराष्ट्र भी नहीं स्थायी महाराष्ट्र है, वहाँ पर भी सरप्लस चिकित्सक हैं। मुझे जानकारी मिली कि उड़ीसा में भी शायद 5वां वेतनमान डॉक्टर्स को दे रहे हैं, तो हम 7वां वेतनमान दे रहे हैं। तो एक पैसे का भी एक महत्व होता है। तो हम वहाँ पर भी जाकर के इंटरव्यू डॉक्टर्स के करने वाले हैं ताकि हमारी जो 2700 सीट हमारे पास डॉक्टर्स की हैं, 2700 में से 1100 डॉक्टर हमारे पास हैं। हमको लगभग 1500 डॉक्टर की और ज़रूरत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ से भी हमारी बात हुई, रावत जी से, कि वहाँ सेना में भी 25 से 30 डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर साथ सेवानिवृत्त होते हैं। तो हमने कहा उनको हमको दे दीजिए, उनसे बातचीत करके, और हमारे आना चाहते तो हमको सेवा में लेने के लिए एकदम हर समय तैयार है। तो इस तरह से हमारी कोशिश हो रही है
कि जो हमारी, और इसके साथ ही हमने जो तमाम जेनरिक दवाइयों का हमने इस्तेमाल किया है। जी, ये सबसे बड़ा जेनरिक दवाइयाँ, कि हमारी जो दवाइयों की आपूर्ति है, पहले हमारी रीच 143 किस्म की दवाइयाँ थी, आज हम 750 किस्म की दवाइयाँ अपने अस्पतालों के माध्यम से जो निःशुल्क होंगी अपने जो स्वास्थ्य लाभ के लिए जो लोग अस्पतालों में आते हैं उनको दे पाएंगे। बिल्कुल। सर, पर्यटन की बात की आपने, स्वास्थ्य की बात की आपने, शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, तो शिक्षा के लिए सर आपके मैं थोड़ा सा पर्यटन के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि पर्यटन के लिए अभी तक जो इंग्लिश पीरियड के जो डेस्टिनेशन थे, जो पर्यटन स्थल थे, उसके अलावा विचार नहीं किया गया। और हमने इस बार राज्य में, मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, और हमने जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सबको निर्देशित कर दिया है। कितने सर? 13 13 जिले, 13 नया पर्यटन स्थल। तो हमने उसके लिए लक्ष्य दे दिया है। हमने कहा 3-3, 4-4 जगह आप जिले में चयनित करिए जहाँ पर पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, पर्यटन दृश्यों को विकसित किया जा सकता है। ऐसे स्थान आप 500, 700, 1000 एकड़ की कोई ऐसी जगह आप चिन्हित करिए। तो जिलाधिकारी को उसके निर्देशित किया है। उससे हमारा पर्यटन को एक बढ़ावा मिलेगा। रेल से मिलेगा हमको, जो रेल लाइन है, हमको जो ऑल वेदर रोड का तोहफा मिला है उससे होंगे, और ये 13 नए डेस्टिनेशन होंगे। इससे एक नए आयाम हमारे पर्यटन के क्षेत्र में होंगे। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, तो शिक्षा में अभी तक जो हमारी स्थिति है, लगभग 23 लाख बच्चे उत्तराखंड के विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जिनमें से 40% बच्चे राजकीय विद्यालयों में हैं और 7% बच्चे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में हैं। हमारे यहाँ जो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में जो अध्यापक हैं वो 25 बच्चों पर 1 है, जबकि राज्य सरकार में 12 बच्चों पर 1 हमारा शिक्षक इस समय नियुक्त है। अगर हम औसत की दृष्टि देखें तो हम बहुत ठीक हैं, लेकिन विडम्बना ये है कि हमारे यहाँ कई शिक्षण संस्थाएं ऐसी जिनमें 2-2, 4-4 बच्चे हैं, विशेषकर प्राइमरी स्कूलों में 2-2, 4-4 बच्चे हैं, शिक्षक भी 2 वहाँ रखने ही होते हैं। इसके कारण एक दिक्कत आती है, सब्जेक्ट टीचर की दिक्कत आती है। तीसरी बात है कि जो टीचर हम नियुक्त करते हैं, कई बार ये देखने में आया कि लोग अपनी मन मर्जी से उनको अटैच कर देते हैं, कहीं उनको बेजा मतलब जो उनका इस्तेमाल होना चाहिए शिक्षा के लिए वहाँ नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे पास जो अभी वैकेंसी हैं टीचर की, उनको हम इस वर्ष में कुछ बार हम उनको भर रहे हैं। प्रमोशन अभी हायर एजुकेशन में प्रमोशन हो गए हैं। सारे जितने महाविद्यालय थे वहाँ पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी प्रिंसिपल सब जगह दे दिए गए हैं। इसी तरह से जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है, वहाँ पर जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती भी होगी, और कुछ पुनर्गठन को लेके, क्लबिंग को लेकर के उस पर हमारा काम चल रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आ गया है उत्तराखंड के लोगों का अपना न्यूज चैनल HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ाते हैं सवालों के सिलसिले को आगे। सर, उत्तराखंड की आपने विकास की बात की, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। जो प्लान आपके पास होगा, थोड़ा सा रोड मैप बताइए और थोड़ा सा उन समस्याओं पर चर्चा कर लेते हैं जो आपको लगता है कि आप सीएम बने हैं, उन पर वर्क होना चाहिए था। देखिए, 3-4 चीज़ों पर हम और यहाँ पर विशेष फोकस हमने किया है, क्योंकि देहरादून प्रदेश की राजधानी है, हमारे पास देश की धार्मिक राजधानी हरिद्वार है, और पर्यटन की दृष्टि से नैनीताल हमारा एक विश्व का आकर्षण का केंद्र है। अभी हमने तीनों, क्योंकि हमारे इन राज्यों में कंजक्शन लैंड की कमी है, उसके कारण सड़कों पर काफ़ी कंजक्शन रहता है। बिजली के खंभे भी हैं, टेलीफोन के खंभे भी हैं, तमाम तरह की जो केबल्स हैं वो हवा में घूमती हैं। इसलिए 3 इन शहरों को हमने अंडरग्राउंड केबलिंग का निर्णय लिया है। ऋषिकेश को भी उसमें शामिल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि भारत में अगर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अगर है, एक समय के पुराने आंकड़े हैं, तो ऋषिकेश टू दिल्ली ये जो मार्ग है, इस पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पाया गया है एक समय में, पूना हाईवे के बाद। और इसलिए इसको हम अंडरग्राउंड केबलिंग हम इसकी कर रहे हैं। साथ ही हम
जो 3 महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ पर हम लाए हैं जिनकी स्वीकृति हो गई है। एक तो निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, इसी तरह से सिटपी, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी लेवल का संस्थान है। और तीसरा है हॉस्पिटैलिटी यूनिवर्सिटी। ये 3 बड़े संस्थान उत्तराखंड में हम इस आने वाले वर्ष में हमारे ये प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी महत्वाकांक्षी जो हमारी योजना है कि 2017 चल रहा है, 2017 के आखिर तक हम प्रदेश के जो 64 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी बिजली के खंभे नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे 64 गांव तक हम बिजली के खंभे पहुंचा देंगे। 2018 तक जो तोक हैं, यानी जो हेमलेट विलेज जिनको बोलते हैं, वहां तक हम बिजली के खंभे पहुंचा देंगे। और 2019 तक जो हमारे प्रदेश में लगभग 1.5 लाख परिवार ऐसे हैं कि जो विद्युत कनेक्शन से दूर हैं, भी उन 1.5 लाख परिवारों को हम 2019 तक पूरी तरह वहाँ तक हम उनको विद्युत की सुविधा देंगे। कहीं पर हमारे पास नेशनल पार्क हैं, वहाँ पर हमको प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ के लिए हमने विकल्प के रूप में सोलर एनर्जी का हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हर घर में उजाला हो, ये हम 2019 तक का हमारा लक्ष्य है। इसी तरह से राज्य में जो लिटरेसी है, जो साक्षरता है, वो 89% के करीब है। हमने तय किया कि 2019 तक हम 100% लिटरेट स्टेट अपना उत्तराखंड को बनाएंगे। इसी तरह से जो सड़कें हैं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, 2019 तक हम हर 250 की आबादी वाला जो गांव है, वहाँ तक हम सड़क पहुँचा देंगे। इसी तरह से उज्ज्वला स्कीम में जो लोग रह गए गैस कनेक्शन से, क्योंकि ये 2011 के सेंसस के आधार पर ये लिस्ट बनी है। सर, उद्योगों को लेके एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कि चाइना भी उत्तराखंड में आने को तैयार है। एसिड पुल के प्रयास और आपकी दूरदृष्टि, तो ये एक बड़ी कामयाबी है सर आपकी। अभी लगभग 700 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं और अभी हम एक इन्वेस्टर्स मीट इस वर्ष आखिर तक करना चाहते हैं। उसमें हम जो इन्वेस्टर्स हैं, हमने कहा कि भाई आइए हम आपको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देंगे। आपको लगेगा कि जैसे हम अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से हम आपको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और हमारे पास तमाम पोलैंड से हमारे पास उद्योग लगाने वाले लोग यहाँ पर आए, बेल्जियम से आए, चाइना से आए, मलेशिया से आए, तमाम देशों से हमारी बातचीत चल रही है। जापान से भी यहाँ पर हमारे पास लोग आए हैं, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इस साल के आखिर तक एक इन्वेस्टर्स मीट करें, ताकि और लोगों को भी हम यहाँ पर आकर्षित करें। और यहाँ पर विद्युत की जैसे कोई कमी नहीं है। देश में सबसे सस्ती, चाहे इंडस्ट्रियल एनर्जी हो चाहे डोमेस्टिक हो, आज उत्तराखंड दे रहा है। कानून व्यवस्था की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर उद्योगपति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उन पर जो तरह तरह के दबाव होते हैं, कई बार उन दबावों से भी वो लोग अपने आप को यहाँ पर अलग महसूस करते हैं। आज एक मैं कह सकता हूँ कि आज जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका ध्यान उत्तराखंड की ओर आकृष्ट हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बन पाएगी। सर, आप पोदा, झंगोरा, गाड, गदेरे की बात नहीं करते, आप हकीकत में काम करना चाहते हैं। विपक्ष कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, काम नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे लगता है कि 3 महीने में हमने रेल लाइन का इतना बड़ा निर्णय लिया जो पिछले सरकार के समय से लंबित पड़ा हुआ था। हमने बद्रीनाथ तक रेल लाइन पहुंचाने का काम हमने उस पर शुरू हो गया है। केदारनाथ जो हमारा कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का, उसका काम चालू हो गया है। ऑल उदर रोड का काम चालू हो गया है। 3-4 इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान इस बीच हम उत्तराखंड में लाए हैं। कल टाटा कंसल्टेंसी से हमारा 100 से अधिक प्रोजेक्टों पर हमारा सहमति हुई है। तो इतने बड़े जो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, इन शहरों को अंडरग्राउंड केबलिंग का हमने निर्णय लिया है। मेट्रो रेल का हरिद्वार से देहरादून, हरिद्वार से ऋषिकेश, वो 5 साल में हम उसको करने जा रहे हैं। लखवाड़ ब्यासी
जो हमारी हाँ, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए बहुत जल्दी हम टेंडर निकालने वाले हैं। पंचेश्वर बांध का बहुत जल्दी टेंडर निकलने वाला है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष केवल कुछ बोलना चाहिए या आलोचना के लिए शायद कुछ बोल रहा है। डबल इंजन काम कर रहा है सर। डबल इंजन एकदम काम कर रहा है साहब। इतना फास्ट यहाँ पर हमको सेंटर से सहयोग मिला है। वेंकैया नायडू जी यहाँ पर आने वाले हैं और 1-2 दिन में हो सकता है कि और बड़ी खुशखबरी हमको उत्तराखंड के लिए मिलेगी। 100 दिन होने से पहले हो सकता है हमको कुछ और बड़ी खुशियाँ यहाँ उत्तराखंड को मिल जाएंगी। इतना बड़ा जो घोटाला हुआ था कांग्रेस के समय में, जो NH 74 के नाम से जो कुख्यात हो गया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर हमने 6 लोगों को भ्रष्टाचार में NH मामले पर आपने पटकनी दी है, सस्पेंड किया है जी। 2 लोगों को हमने जेल में डाल दिया, कुछ और अभी लाइन में लगे हुए हैं। SIT अपना काम कर रही है, CBI उस पर अपना काम करने जा रही है। इस तरह से हम, चाहे भ्रष्टाचार का मसला होगा, चाहे विकास का मसला होगा, हम ये चाहते हैं कि विकास की रेखा हमारी लंबी कीजिए। बिल्कुल सर, वैसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन 2 सवाल मैं और लेना चाहूँगा सर। आपकी सरकार आपके फैसलों से चलती है या दिल्ली के रिमोट से चलती है सर? देखिए, फैसला हमारी कैबिनेट लेती है। हम जो भी निर्णय लेते हैं हम कैबिनेट में लेते हैं। बहुत रेयर डिसीजन ऐसे होते हैं कि जिनको हम कई बार जो हमको स्वयं, अभी तक 1-2 बार ऐसा हुआ होगा कि हमने स्वयं डिसीजन लिया। बाकी हम सामान्यतः हमारे जो निर्णय होते हैं वो कैबिनेट में होते हैं और सब लोगों के विचार विमर्श के बाद होते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भी निर्णय हमारे होंगे, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। उसका कारण यही है कि हम मिल बैठ के निर्णय लेते हैं। मतलब दिल्ली का रिमोट नहीं काम करता यहीं? नहीं, दिल्ली का क्या मतलब है? उत्तराखंड के जनता ने सरकार चुनी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो निर्णय लेते हैं। सरकार को निर्णय लेने का हक भी है और अधिकार भी है। सरकार अपना निर्णय लेती है। सर, गैरसैंण को लेकर के भी आवाज़ उठती है कि गैरसैंण में बजट सत्र होना चाहिए था, लेकिन आपने कहा कि एक फैसला आएगा, बड़ा फैसला होगा। लोकायुक्त को लेकर के भी सर? देखिए, गैरसैंण की जहाँ तक बात है, हमारे पास पूरे साल में जितने यात्री आते थे, इस बार 41 दिन में इतने यात्री उत्तराखंड में आए हैं, उससे सरप्लस आए हैं। हाँ सर, बढ़कर आए हैं। और हमारे लिए अपने मेहमानों की खातिर करना, मेहमानों की व्यवस्थाएं करना, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी था। ऐसे में अगर हम गैरसैंण में अगर हम विधानसभा का सत्र ले जाते, मैंने शुरू में कहा कि हम गैरसैंण में स्थिति में नहीं है। क्यों? कि हमको यात्रा देखनी है। इतना लाखों यात्री उत्तराखंड में आ रहा है, हमको उसकी चिंता करनी है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र, हम अगला विधानसभा सत्र कर लेंगे। भाई, जो निर्णय हम देहरादून में ले रहे हैं, गैरसैंण में वही निर्णय लेने थे। इसलिए पहली हमारी कोशिश है कि हम, हमारी जो यात्रा है, जो हमारी लाइफ लाइन है उत्तराखंड की, वो सुचारू हो। जहाँ तक लोकायुक्त की बात आपने कही है, तो लोकायुक्त हमने सदन में रखा है। हमने जनता से वायदा किया था कि हम उसको सदन के पटल पर रखेंगे। हमने रखा है, आगे चलकर उस पर डिस्कशन होगा। सर, एक आखिरी सवाल, HNN के माध्यम से आप जनता को उत्तराखंड की क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उत्तराखंड की जनता को आपके लोकप्रिय चैनल HNN के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। आपकी सरकार ये आपकी अपनी सरकार है। प्रदेश का चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य मंत्रीगण हो, विधायक हो, वो सब आपने चुनकर भेजे हैं। आप विश्वास रखिए, हम जिस विश्वास के साथ आपने हमको चुना है, हम उस विश्वास पर खरा उतरेंगे। तो शुक्रिया सर हमारे साथ HN में बात करने के लिए। तो आज पॉइंट टू पॉइंट में हमारे साथ मौजूद रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमारे तमाम सवालों का जवाब बड़ी साफ गोई से दिया, बेबाकी से दिया। तो अगले पॉइंट टू पॉइंट में फिर किसी नई शख्सियत से कराएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। चार धाम